हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी को। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइसेस को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं विलेज में आया हुआ हूँ। आजकल छुट्टियाँ हैं 2-4 दिन, तो इसलिए आप लोग जो है बैकग्राउंड की नॉइज़ेस को ध्यान में न रखते हुए अच्छे से स्टडी पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा था रिवीजन का, ये आपका एनसीईआरटी का 12th का जो सेकंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप इसे अगर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य की तैयारी कर रहे हैं, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मैं इसमें आपको समरी टाइप बताऊंगा, क्योंकि पहले चैप्टर रीडिंग हम कर चुके हैं, तो इसको आप मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं इसमें वो देखेंगे। कि जैसे द ऑर्गन्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावर्स। ठीक है, कई तरीके से पूछा जा सकता है कि रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सी है, एंजियोस्पर्म की या प्लांट्स का। मेनली क्योंकि आपके इसमें प्लांट्स से रिलेटेड एंजियोस्पर्म का दिया गया है यहाँ पे, तो उसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दिया जाएगा ज़रूर, तो फ्लावर होगी। अब ये होता क्या है, ये जो है मॉडिफाइड कंडेंस शूट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीट वगैरह में तो ये तो कॉमन क्वेश्चन में आ सकता है कि शूट है, रूट है, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम है, क्या है। सो अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 होल्स। ठीक है, 4 चक्र उसमें होते हैं। इसमें आपका सेपल, आपका पेटल, स्टेमन्स, कार्पल। सो इसमें देखिएगा आप कि सेपल और कैलिक्स। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जैसे सेपल, यानी कि जब आप ग्रुप्स की बात में करेंगे ना, ग्रुप्स की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ कैलिक्स, ठीक है, आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो हो गया आपका कैलिक्स। ठीक है, इसमें जितने भी हैं कैलिक्स, जो अब आप फूल पकड़ेंगे तो उसमें एक सिंगल तो होगा नहीं, लेकिन जब सिंगल की बात करोगे तो सिंगल, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी हंसी आ जा रही है लगातार जो है यहाँ पे, समझ सकते हैं आप लोग। तो सेपल, पेटल, ठीक है, सिंगुलर यूनिट को, सिंगल यूनिट को आप पेटल, ठीक है, सिंगल यूनिट सेपल, सिंगल यूनिट स्टेमन, सिंगल यूनिट कार्पल, यानी सिर्फ एक है, एक ही बात करेंगे तो समझ चुके, सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर जो इसमें इम्पोर्टेंट आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर आते हैं हम लोग। स्टेमन, वो स्टेमन क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसी भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की। इसमें एंथर और फिलामेंट होता है। ठीक है, और जो मेन इसमें पूछा जाता है अक्सर कि ये कैसा होगा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2 लोब इसमें होते हैं। सिंपल आप स्ट्रक्चर जब देखते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो ये 2 लोब स्ट्रक्चर हो गया, नीचे वाला फिलामेंट हो गया, ऊपर एंथर हो गया, सिंपल सा। 2 थीका इसमें, तो इसको बोला जाएगा डाइथिकस। ठीक है, जब आप इस तरह से कट करेंगे इसको, ठीक है, तो 2 उसमें हाफ उसमें डिवाइड हो जाएगा, तो डाइथिकस। एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 पोलन सैक्स, ठीक है, और माइक्रोस्पंजिया, 2 इन ईच लोब। तो इसमें क्या होते हैं, 4 पोलन सैक होते हैं। जब आप इसको कट करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो हर में एक एक स्पोरेंजिया होती है, तो इस तरह से 4 स्पोरेंजिया देखने को मिलती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के फिगर को भी आप मैचअप करते रहिएगा। अभी मैं आपको जल्दी एनसीईआरटी की हाईलाइट्स भी लेकर आऊँगा कि एक्चुअल में पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी को कहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन्स दी गई हैं जो ज़्यादा वेटेज रखती हैं। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो पूरा होता है कि पूरा पढ़िए आराम से, लेकिन अगर कम टाइम में ज़्यादा कोर्स है करना है, ठीक है, अभी तक किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, तो मेन हाइलाइट्स क्या क्या हैं वो बता दूंगा। अब ये देखो, अब इसमें इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेगा, एक की बात थी इसके अलावा कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, उसकी वॉल में 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टैपिटम। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको सिंगल दिया रहता है, तो इस तरह से आपको लाइन में से बताना होता है। ठीक है, इस तरह से नोट्स कैसे बनाए जाते हैं ये भी सीखने वाली बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें एपिडर्मिस में क्या होगा, एक सेल थिक होगी और ये प्रोटेक्टिव होगी फंक्शन में, सबसे आउटर मोस्ट ये बाहरी लेयर जो है। एंडोथीसियम में क्या है, ये सिंगल लेयर्ड है। ठीक है, इसमें जो है सेलुलोज की थिकनिंग होगी विद ए लिटिल पैक्टिन
एंड लिग्निन, ठीक है। सम केसेस में, कुछ केसेस में लिग्निन भी हो सकता है, मेनली सेलुलोज का ही बना होता है, ये ध्यान रखना। और ये एंथर डाइसेंस में, एंथर के ब्रेक होने में, एंथर को टूटने में जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें, ये चीज़ें समझनी होंगी आपको। फिर मिडिल लेयर्स की बात करें तो मिडिल लेयर क्या होती है, 1 से 6 जो है लेयर्स होती हैं, ये डीजेनरेट होती हैं, ठीक है। जब मैच्योरिटी आएगी एंथर में, जब मैच्योर हो जाएगा तो ये डीजेनरेट हो जाती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। टैपिटम, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, न्यूट्रिटिव होती हैं, पोषण देने वाली होती हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिटिव होता है, यानी कि ये पोषण देने वाले होते हैं। बाय these cells the obese bodies are produced which help in the ornamentation, ठीक है, ऑफ माइक्रोस्पोर वॉल। यानी कि ओबिस बॉडीज जो क्या होती हैं, एक तो जो माइक्रोस्पोर की वॉल है, ठीक है, उसको एक श्रृंगार प्रदान करती है, यानी ऑर्नामेंट के, जैसे आपने प्लांट्स सुने होंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो सजावट के लिए होता है, तो इस तरह से जो माइक्रोस्कोप की वॉल है उसको सजावट प्रदान करती है एक तरह से, ठीक है, जो ओबिस बॉडीज होती हैं। क्वेश्चन बन सकता है आपका आगे नीट वगैरह में। अ कंपाउंड स्पोरोपोलेनिन, या था बोर्ड एग्जाम्स में, स्पोरोपोलेनिन जो है ये किससे सीक्रेट होता है, एनी ओबिस बॉडीज से, एंड इट इज डिपॉजिटेड इन द एक्सिन ऑफ द माइक्रोस्पोर वॉल। तो दो फंक्शन ओबिस बॉडीज के हो गए, एक तो ये ऑर्नामेंटल जो है ऑर्नामेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दूसरा ये थिकनेस भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो इनके पोलन ग्रेन्स में मिलता है। और लॉन्ग वायबिलिटी अभी आएगी आगे, उसके लिए भी ये रिलेटेड रहता है स्पोरोपोलेनिन। अब देखिए कि जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, ठीक है, सेल में अगर 4 हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो आपकी नेक्स्ट पेज होगा वहाँ पे देखिएगा, इससे रिलेटेड लाइन्स होंगी, ठीक है। तो उनको बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर में क्या डिफरेंस आएगा, वहाँ पर केवल एक सिंगल फंक्शनल होगी, यहाँ पे क्या होंगी, हर एक फंक्शनल होती हैं, और इनसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड, वहाँ पर मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, लेकिन वहाँ पर 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। मेगास्पोर वाले में भी आएगा उसके बाद जस्ट। और यहाँ पे क्या होता है, 4 के 4 वायबल रहेंगे। इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर बनता है, ठीक है, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे ही एंथर के होंगे, मैच्योर होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा एक दूसरे से, जो है ये आपके क्या होंगे, माइक्रोस्कोप डिसोसिएट हो जाएंगे और नए पोलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक है। सिंपल सा आपका जो स्ट्रक्चर दिया गया ना इस तरह से, इसमें क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हर एक माइक्रोस्पोर मदर क्या देंगे, 4 जो है आपके पोलन, यहाँ पे जो है पोलन सेक्स बनाएंगे, ठीक है। उसमें जो है पोलन डेवलप होंगे, और फिर क्या होंगे, उसमें से डेसेंस होंगे, फिर नया एंथर जो है वो बनाएंगे। पोलन ग्रेन प्रोटोप्लास्ट इज यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है, इज द बिगिनिंग, बट एट द टाइम ऑफ लिबरेशन इट बिकम्स 2 to 3 सेल्ड, ठीक है। वॉल और कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडम, ठीक है। मेनली नीट के लिए, ये बोर्ड के लिए तो नहीं है। इट हैज 2 layers, आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। द आउटर लेयर एक्साइन is thick and sculpted or smooth. It is made up of sporopollenin, which is resistant to chemical and biological deposition, so pollen wall is preserved for long periods, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका स्पोरोपोलेनिन का, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। फॉसिल डिपोजिट्स में इसलिए जो है इनके फॉसिल्स बहुत लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। एट सर्टेन प्लेसेस द एक्साइन रिमेन्स थिन, ठीक है, कुछ प्लेसेस में एक्साइन थिन भी हो सकता है। दीज थिन एरियाज आर नोन एज जर्म पोर्स, वेयर द आउटलाइन जर्मिनल फ्लोरा। सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे उस पोलन का, ठीक है। अब बाकी में क्या होगा, जहाँ पर ये इस तरह यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्या है, ये जंप हो रहा है, जहाँ पर थिक नहीं होगी, तो यहाँ से क्या होगा, पोलन जो ट्यूब है वो जर्मिनेट करती है इस तरह से, ठीक है। पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, इंटाइन थिन होती है, इलास्टिक होती है, और इट इमर्जेस आउट पोलन ट्यूब, ठीक है, फ्रॉम द जर्म पोर्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपका इंटाइन के थ्रू जो है ये पोलन ट्यूब बाहर को निकलती है। और ये फर्स्ट सेल होती है किसकी, मेल गैमेटोफाइट की। कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि फर्स्ट सेल क्या है मेल गैमेटोफाइट की, तो वह आपकी पोलन ग्रेन, उसी से क्योंकि मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड इट डिवाइड्स
typically to produce a bigger vegetative cell or tube cell and smaller generative cell, ठीक है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस का साइज है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेल्स जो बनेंगे इस तरह से बनेंगे, एक बड़ी जो इसमें होगी आपकी वेजिटेटिव सेल होगी, ठीक है, और एक जेनरेटिव सेल होगी। तो जो मतलब बड़ी सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी, जेनरेटिव सेल जो है डिवाइड करेंगे। और वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, क्योंकि बड़ी है इसमें क्या होता है आपका अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, फूड रिजर्व होता है इसमें, इसलिए बड़ी होती है, ठीक है। एंड ए लार्ज रेगुलेटरी जेनरेटिव सेल इज स्मॉल स्पिंडल शेप्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म विद द न्यूक्लियस। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये मेल की बात करी, अब आते हैं फीमेल की, ठीक है। जल्दी से रिवाइज करना हमने इसको, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग जाएगी, ये उन बच्चों के लिए है या उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एक बार एनसीईआरटी को रीड कर चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं चैप्टर को। तो जल्दी से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। पहले से पढ़ना है तो आप पुराने वीडियोस देखिए, और इसके अलावा मैं अभी एनसीईआरटी की हाइलाइट्स भी लेकर आऊँगा जल्दी, तो उसको आप लोग देखिएगा। या इसके अलावा आप लोग जो हैं अगर अभी इस तरह से पढ़ते हैं फिर उसको एनसीईआरटी को जाके जरूर देखिएगा, ताकि आप रिवाइज कर सके जल्द से जल्द। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखिए, अ पिस्टिल, a terminal respective disc-like stigma, a stalk style and a basal swollen ovule bearing called the ovary, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता था, हमारे स्कूल टाइम में से बन रहा है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। ऊपर स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, लास्ट वाला स्वॉलन पार्ट ओवरी हो गया, आपके डायग्राम दे रखा बुक में भी। सो इसमें ओवेरियन कैविटी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल्स बोला जाता है। और पैरेन्काइमेटस कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जिससे ओव्यूल अराइज होते हैं या ओव्यूल अटैच रहते हैं प्लेसेंटा से, ठीक है। तो ओव्यूल क्या है आपका, इंटेग्यूमेंटेड माइक्रो मेगास्पोरेंजियम, सॉरी, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स मिलते हैं ना जब हम टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस तरह से इसमें क्या वो निकलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स निकलते हैं, जो आपको बुक में भी दिया गया है, ठीक है, तभी बोला गया है इंटेग्यूमेंटेड, ठीक है। इसमें स्पर्मेटोफाइट्स में ये मिलता है, स्पर्मेटोफाइट हो गया आपके यानी कि सीड बेयरिंग, ठीक है। जितने भी सीड बेयरिंग प्लांट्स आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही ये मिलेगा, ठीक है, विच डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय अ स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल और द फ्यूनिकल इज नोन एज हेलम, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं दिए हैं आपको, कभी अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का पूछा जाए, ठीक है, जिससे ओव्यूल फिनिकल से अटैच रहता है उसको बुलाता है हिलम, ठीक है। और प्लेसेंटा से जो अटैच रहता है वो होता है फ्यूनिकल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टाइप्स की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है, टाइप्स नीट के लिए है मेनली। इसमें क्या होता है, मेनली ऑर्थोट्रोपस जो होती है वो सीधी होती है, ठीक है, ये आपको जिम्नोस्पर्म मिलेगी। मेनली जो आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा था, एंजियोस्पर्म में जो मेन ओवरी मेनली हर दूसरे प्लांट में आपको देखने को मिलेगी वो होगी एनाट्रोपस, इन्वर्टेड होंगी यानी कि उल्टी होती है, ठीक है। जो आपको बनाया भी गया फिगर, वैसे क्या होता है इसमें देखिएगा आप, अगर ओवरी की बात करें तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनना चाहिए था ना, ऊपर उल्टा, ये होगा आपका जिम्नोस्पर्म में। लेकिन जो आपको फिगर दे रखा है बुक में, वो क्योंकि आप एंजियोस्पर्म में पढ़ रहे हैं तो इस तरह से दिखाया गया है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया आपके एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। हेमी में हाफ हो जाता है, ठीक है। कैम्पेलोट्रोपस में क्या होगा, जो बॉडी कर्व टाइप की होगी, ठीक है, एक से पूछा भी जाता है। और एम्फिट्रोपस में क्या होगा, एम्ब्रियो से कर्व्ड होगा। सर्सिनोट्रोपस में क्या होगा, अराउंड द फॉलिकल में चारों ओर से घुमा रहेगा, ठीक है। जो एनाट्रोपस ओव्यूल होती है, फिनिकल फ्यूज रहता है बॉडी ऑफ द ओव्यूल लेंथवाइज बियॉन्ड द हिलम, इट गिव्स द लॉन्गिट्यूडनल ट्रीज कॉल्ड रैफे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, रैफे मिलता है आपका एंजियोस्पर्म में। फिनिकल्स कंटेन अ वेस्कुलर स्ट्रैंड टू सप्लाई नरिशमेंट टू द ओव्यूल, ठीक है। इनमें वेस्कुलर स्ट्रैंड मिलता है आपके फ्यूनिकल में, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ओव्यूल को। फिर ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, इनको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स, सिंपल सा है। और इंटीग्यूमेंट्स में क्या होगा आपका, जो ओपनिंग होती है, ठीक है, यहाँ का जो पार्ट है, जैसे जो खुला वाला पार्ट है, इसको बोलते थे आप माइक्रोपाइल, ठीक है। और इसका जो बेसल पार्ट है वो क्या होता है, चले जाए इसके जस्ट अपोजिट पार्ट हो गया, जैसे मान लो ये है, इस तरह से इनकी टेगमेंट्स आ गई, ये माइक्रोपाइल हो गया और ये वाला पार्ट हो गया इसका चले जाए, ठीक है। और enclosed within the increments is a mass of cell called nucleus, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस होते हैं, यही डिवाइड करते हैं, बाद में भी पढ़ोगे। cells of the nucleus have abundant reserve food material located in the nucleus is the embryo sac,
और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर, यानी कि एक ही मेगास्पोर से एक आपका ओव्यूल बनता है। अब प्रोसेस है जो बनने की मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। नाम से ही है, मेगा बड़ा स्पोर बनना, स्पोरस हो गया स्पोर, जेनेसिस मतलब होता है बनना, ठीक है। तो बड़ा स्पोर जो बन रहा है मेगास्पोर मदर सेल से, उसको बोल दिया है प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली differentiate a single megaspore mother cell in micropyle region of the nucleus. The megaspore mother cell undergoes meiosis to form 4 haploid megaspore. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप मैंने बताया था क्लास में भी, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ठीक है, कि एक ही केवल फंक्शनल रहेगा, बाकी क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। एक फंक्शनल रहेगा, बाकी इस तरह से डीजेनरेट दिखा रखी हुई है, बुक में भी दिखाए, ठीक है। 3 डीजेनरेट, 1 रिमेन फंक्शनल। इससे कितने बन जा रहे हैं, 4 जो है आपके मेगास्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। हैप्लॉइड मेगास्पोर, हैप्लॉइड है क्या डिप्लॉइड है भी पूछ लेगा, तो सिंपल सा गैमेट में है तो हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर इज रीनर टेट्राड, यूजुअली द अपर डीजेनरेट होते हैं, और आपके लोअर मोस्ट जो है वो फंक्शनल रहता है। फंक्शनल मेगास्पोर क्या होता है, फर्स्ट सेल होता है फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही जो आपका है पहली सेल होगी। सो न्यूक्लियस मेगास्पोर डिवाइड इनटू 2, 4 एंड फाइनली 8 टोटल न्यूक्लियाई, 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच, ठीक हो गया। जो न्यूक्लियस है इसका वो डिवाइड होगा 2 में, 4 में, लास्ट में 8 में, ठीक है। इस तरह से ये मान लो, ठीक है, 8 होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई, और ये, ठीक है, इस तरह से जो है ये 8 बनता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखो फिर इसको टोबुलर न्यूक्लियाई, इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। जलेजल एंटीबॉडल्स होते हैं, अरे सॉरी नाम बताना भूल गया, वैसे आप लोगों को एक भी हम रिवाइज करें तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ जल्दी से हम इसको कवर करें। अभी ऊपर मान लो ये हो गया आपके एंटीबॉडल्स, ठीक है, यहाँ पे से हो गए ये सिनर्जिट्स हो गए, ठीक है, और ये हो गए 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए। और सिनर्जिट्स क्या होते हैं, स्पेशल आपके सेलुलर थिकनिंग होती है सिनर्जिट्स में, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस भी होता है इसमें, फिलीफॉर्म एपरेटस जो आपका सिनर्जिट्स होते हैं, जैसे ये सिनर्जिट है ना, इसी के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, ये गाइड करता है एंट्री को, पोलन ट्यूब की एंट्री के बाद में, जब अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम बाद में तो उसमें आएगा, ठीक है। अभी इतना समझो, फिलीफॉर्म एपरेटस में होता है, इंपॉर्टेंट रोल है, गाइडिंग करता है, लिखा हुआ है यहाँ पर पोलन ट्यूब में टुवर्ड्स सिनर्जिट। द एक्सेल ऑन फर्टिलाइजर गिव जाइगोट, तो फर्टिलाइजेशन में क्या देगा, ये जाइगोट प्रोवाइड करता है, वाइल सिनर्जिट गेट डिस ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद डिसऑर्गेनाइज्ड ये होता है। द एंटीबॉडल सेल सूनर और लेटर गेट डिसऑर्गेनाइज्ड, दे मे बी हैव हवेनी न्यूट्रिएंट फंक्शन, ठीक है। एंटीबॉडल्स का भी फंक्शन होता है, बट नहीं पता है, लेकिन न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है, ये भी डीजेनरेट हो जाते हैं बाद फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो सैक है उसमें कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन 7 सेल होते हैं, ठीक है। ये देखिए, जिस तरह से अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए ना, ये काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कैसे हो गए 8 न्यूक्लियाई, कैसे हो गए 7 सेल, ठीक है। तो इस इन सभी के सेल के अंदर क्या होगा, ये सभी एप्लॉइड है तो एक एक न्यूक्लियस होगा, तो ये हो गए आपके 8 सेल्ड हो गए, ठीक है, समझ रहे होंगे। 8 न्यूक्लियाई हो गए, सॉरी 8 न्यूक्लियस हो गए, एक इसका हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक 6, तो 8, ठीक हो गया, इससे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 7 सेल कैसे बोल रहे हैं, एक सेल ये हो गई, ठीक है, यहाँ पे जो है ये हो गए 2 सेल से हो गए 3 2 5, ठीक है। और ये भी जो, क्योंकि एक सेल इसमें क्या होगी, डिजेनरेट होगी, ठीक है। एक सेंट्रल सेल है, 3 माइक्रोपाइल हैं, 3 चलेजल हैं, और एक सेंट्रल सेल है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, जो बीच वाले हैं इनको हम सेल कंसिडर नहीं करेंगे, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि, ठीक है, नाम ही से पता चल रहा है पोलर न्यूक्लियाई, तो दिमाग से इसको हटा देना जब आपका सेल पूछा जाता है। तो 1 2 3 ये सेल होगी, 1 2 3 ये सेल होगी, और जो बीच का जो खाली बड़ा पार्ट है इसको बोला जाता है सेंट्रल सेल, ठीक है। तो इस तरह से जो है 7 सेल हो गई, ठीक है। पॉलिनेशन जो है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे फिर।